Recording started. Participants are muted now. Mute all. Mute all. Okay. तो कहाँ पर थे हम लोग? तो ये कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जो है वो कैसे ज्वाइन होता है? एक तो है कि कार्बोहाइड्रेट मोइटीज आर आल्सो ज्वाइन टुगेदर विथ ईच अदर, ज्वाइन टुगेदर कोवैलेंटली। और कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है बाय सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद होगा किसी को? H2SO4 होता है, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज के आपका जो कौन सा कार्बन हुआ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड कार्बन से जो है आपका देर इज वन सल्फर एटम इज, उसमें देख लेना फोटो तुम लोग, ग्लूकोज का फोटो, सल्फर इज देयर। सल्फर से फिर डबल बॉन्ड होता है एक ऑक्सीजन का, और सल्फर से फिर एक, क्योंकि सल्फर का आपको याद हो तो दो होता है वैलेंसी, तो फिर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन में, और फिर ऑक्सीजन से फिर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर टू दैट ऑक्सीजन अनदर मोनोसेक्राइड यूनिट इज अटैच्ड। सो दिस इज द ईस्टर बॉन्ड। सो इस तरह से अटैच्ड होता है मेनी कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड यूनिट्स। सो मोनो स्टीरिफाइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, तो बीच में वही है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसका सल्फर है एंड एक सल्फर हो गया एंड 3 गो ऑक्सीजन हो गया, H2 निकल गया, ठीक है ना, H2O बन के ये रिएक्शन से। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ फर्टिलाइजिंग में हैव मोर देन वन एक्टिव ग्रुप, बता चुके हैं, एक से ज्यादा एक्टिव ग्रुप हो सकता है। Therefore, one fertilizing molecule becomes attached to more than one spermatozoon, एक से ज्यादा स्पर्मेटोजून से अटैच हो सकता है एक फर्टिलाइजिंग, जैसे कि ये वाला इससे भी अटैच है, इस 4 गो से अटैच है, और ये स्पर्म 3 गो से अटैच है। तो ये सब एक दूसरे से एक से ज्यादा अटैच हो सकते हैं। This brings about the agglutination of spermatozoa. The composition of fertilization, the composition of fertilizing varies from species to species, as in the case of antigens. Fertilizing जो है का कंपोजिशन तो बताया ही कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता तो डेफिनेटली कंपोजिशन भी स्पीसीज टू स्पीसीज डिफरेंट ही होगा। फर्टिलाइजिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द राइप अनफर्टिलाइज्ड एग्स। एग मैच्योर हो गया और अनफर्टिलाइज्ड है, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन में जरूरत है फर्टिलाइजिंग का। जब फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा तो क्यों, क्या जरूरत है फर्टिलाइजिंग का? तो इसको कौन सिक्रीट करेगा? अनफर्टिलाइज एग ही सिक्रीट करेगा, क्योंकि उसका जरूरत है फर्टिलाइजेशन में। इट रिमेन्स इधर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन द जेली, बता चुके हैं आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो कह लो, इन दोनों में रहेगा, या उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या जिसको जेली भी कहते हैं उसमें प्रेजेंट रहेगा। इन सी अर्चिन द जेली कंसिस्ट होली ऑफ फर्टिलाइजिंग and fertilizing consists wholly of fertilizing and is produced by the follicle cells. सी अर्चिन में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है फर्टिलाइजिंग का, तो उसमें क्या होता है फॉलिकल सेल्स से भी आता है। लेकिन मैमल्स में क्या होता है, सेल्स ऑफ जोना पेलिसुडा प्रोड्यूस फर्टिलाइजिंग। जोना पेलिसुडा में जो सेल्स होते हैं, तो मैमल्स में भी जोना पेलिसुडा में सेल्स होता है कौन सा, फॉलिकल सेल्स होते हैं। तो जान लो कि फर्टिलाइजिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ एग्स एंड फॉलिकुलर सेल्स बोथ। फंक्शन क्या है फर्टिलाइजिंग का, डिस्कस कर चुके हैं। मेक्स द स्पर्म स्टिकी सो दैट दे एडहेयर इनटू क्लम्प्स, ताकि वो सब आपस में क्लम्प का निर्माण कर सके, आपस में गुत्था गुत्थी हो जाए, ठीक है, आपस में हो जाए। पहला तो ये जरूरत है। इसकी जरूरत कब आएगी? क्योंकि ड्यूरिंग द इजेकुलेशन भी उसका एग्लूटिनेशन होता है स्पर्म का फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हम बताए थे इजेकुलेशन के टाइम
उसके बाद जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है. So that time also it helps, but that time anti fertilizing is not there. Okay, that time agglutination mechanism is different. वहां पर क्या हो रहा था, कोगुलेशन हो रहा था, एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा था, कोगुलेशन हो रहा था. ओके, सो मेक क्लम्प्स, क्लम्प बनाएगा. कहां पर क्लम्प बनाने की जरूरत है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यानी मास फर्टिलाइजेशन जब हो रहा था, किसमें, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में और लोअर कोर्डेट्स में, एम्फीबिया में. ओके, बोनी फिशेज में, कार्टिलेजिनस फिशेज में तो जैसे शार्क है वो तो विविपेरस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था उसमें. मेक स्पर्म एडहेयर टू द सरफेस ऑफ, सेकेंड फंक्शन इज मेक्स स्पर्म एडहेयर टू द सरफेस ऑफ एग एंड एंश्योर्स फर्टिलाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं. फर्टिलाइजेशन के एक सरफेस पर अटैच होने में हेल्प किया. क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म थिन्स आउट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ अराउंड द एग टू चेक द एंट्री ऑफ एनी एडिशनल स्पर्म इनटू द एग. अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए दो धारी तलवार है ये, यानी एक तरफ तो एग के साथ एक स्पर्म के एंट्री को भी फैसिलिटेट करता है अटैच करवा के, दूसरी तरफ यह बाकी बचे हुए जो स्पर्म्स है अनयूज्ड स्पर्म्स हैं उनको आपस में एग्लूटिनेट करवा के पॉलीस्पर्मी को भी रोकता है. थर्ड वन, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, लीड्स टू द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इनेबलिंग इट टू पेनिट्रेट द एग सरफेस. ठीक है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म हुआ, कैसे बता चुके हैं. वहां पर क्या हुआ, स्पर्म के ऊपर क्या था, एंटी फर्टिलाइजिंग था. एंटी फर्टिलाइजिंग का मॉडिफिकेशन ही कैपेसिटेशन कहलाता है. तो वो हुआ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में. अब देखिए एंटी फर्टिलाइजिंग के बारे में थोड़ा सा लिखा है. एंटी फर्टिलाइजिंग इज फाउंड ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. It is also species specific. Anti-fertilizing contains acid proteins with molecular weight of about 10 kilodalton. सिर्फ 10 किलो डाल्टन हो गया ना, तो 10,000 डाल्टन, 10 किलो डाल्टन ही इसका मोलिकुलर वेट है. इससे ये कितना कम है, देखो ये था 82 से 300, इससे कम है क्योंकि ये हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड है. यहाँ पर क्या है, ये गंजा हो गया, समझ लो गंजा हो गया है. ठीक है, यानी डीग्लाइकोसाइलेशन हो गया इसका. मोलिकुलर वेट, द एंटी फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पर्म फिट्स इनटू द फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एग इन द सेम वे एज ए की फिट्स इनटू द लॉक. तो गंजा होने के बाद उसमें कंघी फिट नहीं होता है, लेकिन यहाँ फिट हो रहा है. समझे. तो वो जो गैप क्रिएट हुआ आफ्टर डीग्लाइकोसाइलेशन, नाउ फर्टिलाइजिंग का जो एक्टिव साइट है दैट विल फिट इनटू द एंटी फर्टिलाइजिंग. ये भी बता चुके हैं. एग वाटर, सी वाटर इन विच एग्स हैव बीन अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम कंटेन फर्टिलाइजिंग एंड इज टर्म्ड एज एग वाटर. स्पर्म एडेड टू एग वाटर आर एग्लूटिनेटेड adhering by their head. These later on separate spontaneously. थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद अलग हो जाएगा. But their, हाँ यहाँ पर important, but their fertilizing power is greatly diminished. Eggs treated with anti-fertilizing also have reduced capacity of fertilization. कहने का मतलब हुआ कि एग वाटर से जब हम ट्रीट कर दिए स्पर्म को, तो स्पर्म एग्लूटिनेट हो गया, उसके बाद रिलीज भी हो गया स्पर्म. तो स्पर्म जब रिलीज हो गया तो वहां पर क्या हो गया, स्पर्म के ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिंग था, दैट एंटी फर्टिलाइजिंग इज यूज्ड अप इन दैट fertilizing anti-fertilizing interaction. So that sperm will not be able to penetrate the egg now. Will not be able to penetrate the egg. अगर स्पर्म को पहले एग वाटर से ट्रीट कर दिए
तो कहने का मतलब हुआ कि एंटी फर्टिलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। अगर एग वाटर से ट्रीट कर दिए, एग वाटर में क्या था, एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग से स्पर्म के ऊपर फर्टिलाइजिंग, नहीं सॉरी, एग वाटर में क्या था, फर्टिलाइजिंग, और स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग। तो एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग का इंटरेक्शन होने के बाद वहां का एंटी फर्टिलाइजिंग जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट था उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, एक्टिव साइट चेंज हो गया, मॉडिफाइड हो गया, जिससे अब एग के ऊपर जो असली वाला जो फर्टिलाइजिंग है वहां पर प्रेजेंट, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर एग को भी एंटी फर्टिलाइजिंग से ट्रीट कर दिए, यहां पर क्या किए थे हम, एग वाटर से ट्रीट किए थे स्पर्म को, यानी फर्टिलाइजिंग के साथ ट्रीट किए स्पर्म को। अगर हम एग को एंटी फर्टिलाइजिंग के साथ ट्रीट कर दें, यानी इसका उल्टा कर दें, ठीक है, एग के ऊपर फर्टिलाइजिंग है, अब एंटी फर्टिलाइजिंग आल्सो हैव द रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ, तो सेम टाइप का रिजल्ट मिलता है दोनों तरफ से। तो इसका मतलब हुआ फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट, for the initiation of next event of fertilization, and the next event of fertilization is what, Normal acrosomal reaction. and Sorry, penetration. ओके, सो अब जो है क्या हो चुका है, अभी तक कांटेक्ट हो गया, दूर से आया, दूर से आया, जेनाटल ट्रैक में कैपेसिटेशन हो गया, जोना पेलिसुडा में कांटेक्ट हो गया, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन हो गया। अब इंटरेक्शन के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, अब एक्रोसोमल रिएक्शन आपको पता है, मोटा मोटी दोबारा रिपीट ही, थोड़ा सा जान लो फिर थोड़ा डिटेल में। एक्रोसोम पता ही है, स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था। एक्रोसोम कहां पर होता है स्पर्म में, पोजीशन क्या है, हेड, हेड में उसका पोजीशन है ना। तो बॉडी अगर कहेंगे कि बॉडी के किस, स्पर्म बॉडी के किस पार्ट में है, तो हेड के पोर्शन में है। ओके, हेड रीजन में, यस। हाँ, अगर पोजीशन पूछेंगे ना तो बोलोगे एपाइकल पोजीशन, ऊपर में। एपाइकल मतलब एकदम टॉप पर, ठीक है ना, जैसे हवाई जहाज में कॉकपिट का जहां पायलट बैठा एकदम टॉप, एकदम आगे मुंह में उसका, तो वो हो गया एपाइकल पोजीशन। तो ये एक एक्रोसोम जो है इज प्रेजेंट ऑन द एपाइकल पोजीशन, ठीक है। और एक्रोसोम किस में पाया जाता है, ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल एग्स, ओके, एक्सेप्ट दोज ऑफ पोरिफर्स एंड निडेरियंस। पोरिफेरा फाइलम पढ़े हो, निडेरिया पढ़े हो, ये सब सबसे नीचे वाला फाइलम सब है, ठीक है, ये सब को छोड़, उसके बाद सब में है एक्रोसोम आर एनवेलप बाय one or more membranes or gelatinous layers external to the plasma membrane. Okay. A spermatozoon after attachment to the egg surface has to penetrate these membranes so as to reach the egg plasma membrane. पहला लाइन ये है कि almost all the animal eggs, जितना भी एनिमल एग्स है, पोरिफेरा और निडेरिया को छोड़ दो, सॉरी हम पहले बोल दिए थे एक्रोसोम के रेफरेंस में, वो नहीं, एनिमल एग जितना भी है एक्सेप्ट पोरिफेरस एंड निडेरिया, उसको छोड़ के सब का जो है क्या होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होता है और जिलेटिनस लेयर होता है। ओके, तो स्पर्म को जरूरत है इस सरफेस को पेनिट्रेट करने का, ताकि वह एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच पाए। एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर है, इसको पेनिट्रेट अगर कर जाएगा एक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा, एम्फीमिक्सिस हो जाएगा। तो दो तरीका है, एक तो तरीका है कुछ जो लोअर एनिमल्स हैं आपके, जैसे कि आपका नीमेरटाइन्स,
ये निमेटोड है, एक तरह का निमेटाइंस। गैस्ट्रोपोड आपका हो गया मोलस्का ही है। पेलिसाइपोड्स भी आपका मोलस्का हो गया। ये पेलिसाइपोड्स होता है ये बाइवाल्व। कोई कोई आप देखे होंगे सीप समुद्र के किनारे जो कुछ मोलस्क इस टाइप का कि बीच से खुल जाएगा एकदम आधा आधा भाग में, वो होता है पेलिसाइपोड्स। उसके अंदर मोती होते हैं। और इकिनोडर्म्स, इकिनोडर्मेटा जानते हो, स्टारफिश वगैरह, इंसेक्टा, ऑर्थ्रोपोड, सिफेलोपोड, ये अगेन मोलस्का हो गया। सिफेलोपोड जैसे ऑक्टोपस वगैरह। और फिश, ठीक है ना, फिश में भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एग हैव पोर्स कॉल्ड माइक्रोपाइल्स। एग के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होता है एंड इन दैट मेम्ब्रेन देयर आर पोर्स एंड दोज पोर्स आर कॉल्ड एज माइक्रोपाइल्स। किसमें किसमें, ये सब के एग में, ये सब लोअर एनिमल्स के एग में, इतना सब में, ठीक है। व्हेन माइक्रोपाइल इज सिंगल, अगर एक माइक्रोपाइल है, एक भी हो सकता है और बहुत सारा भी हो सकता है, एक अगर है माइक्रोपाइल सिंगल तो उसी छेद से, उसी माइक्रोपाइल से उस ओवरी में वो एग भी अटैच होता है, ठीक है ना, एक माइक्रो, और उसी माइक्रोपाइल से स्पर्म का भी एंट्री होता है। ओके, सिंगल, इट रिप्रेजेंट्स द साइट एट विच एग वाज ओरिजिनली अटैच्ड टू द ओवरी। इन एग्स of insects, fish and cephalopods, the sperm enters through the single micropyle। तो इसमें भी इंसेक्ट में, फिश में, सिफेलोपोड किसमें होता है, सिंगल माइक्रोपाइल, ये सब में, इंसेक्ट, फिश और सिफेलोपोड में। और उसी सिंगल माइक्रोपाइल से ही स्पर्म भी एंटर करता है। अगर पोर बहुत ज्यादा हो तो स्पर्मेटोजोआ जो है किसी भी पोर से जा सकता है एक सरफेस के, एनी पोर। ऐसा नहीं है कि कोई पोर प्रेफरेंशियल है उसका, एंटीरियर पोर से ज्यादा आएगा, पोस्टीरियर पोर से कम, डॉर्सल से ज्यादा, वेंट्रल से कम, या कोई बंद है कोई ज्यादा खुला है, नहीं, सब बराबर है उसके। ओके, द स्पर्म मोटिलिटी इज इंक्रीज्ड व्हेन दीज अप्रोच द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है वैसे वैसे इसका जो है मोटिलिटी यानी चाल जो है तेज हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई किसी का पीछा कर रहा होता है तो वो जैसे जैसे उसके नजदीक आता जाता है आगे वाला भी चाल बढ़ाते जाता है तो उसका चाल भी तेज होता है। तो माइक्रो कुछ होगा वहां पर, कीमोटैक्सिस, एग मेम्ब्रेन लाइसिंस। तो अब सवाल उठता है कि इसमें है क्या एपाइकल पोर्शन में, जिससे वो माइक्रोपाइलस में एंटर करता है स्पर्म। तो ये जो लोअर एनिमल्स हैं ये सब जो है, इस सब में एग मेम्ब्रेन लाइसिन होता है स्पर्मेटोजोआ में। तो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस लाइटिक सब्सटेंसेस व्हिच आर एंजाइमेटिक इन नेचर and these sperm lysins are produced from the acrosome of the spermatozoa। इस एग मेम्ब्रेन लाइसिन्स यानी एग मेम्ब्रेन का लाइसिन लाइटिक करेगा, यानी एग मेम्ब्रेन का लाइसिन है, ये को लाइट करने वाला लाइसिन है, एग मेम्ब्रेन लाइसिन्स है। these are also called as sperm lysins। these sperm lysins because they are present inside the acrosome of the sperm of these lower, क्या हो गया, एनिमल्स। फिश तो वर्टिब्रेट हो गया ना, यहां तक इनवर्टिब्रेट है, ये सब इनवर्टिब्रेट है। तो ये सब में है प्रेजेंट। द स्पर्म लाइसिन काम क्या है इसका, दिस इज स्पीसीज स्पेसिफिक ऑल्सो। These sperm lysins are produced from the acrosome of the spermatozoa and are species specific. And these sperm lysins dissolve the membranes present around the egg in a local area and clear the path for sperm to reach the plasma membrane of the egg। ओके, कहने का मतलब हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे इसके केस में कि पूरा छा जाता है ऊपर से। कहाँ पर बता रहे थे, किसमें बता रहे थे, कहीं बता रहे थे भूल गए, जिसमें शिवलिंग का उदाहरण दिए थे, धूप दूध डालता है ऊपर से। एनीवे
यहाँ पर क्या होता है, लोकल चेंजेज होता है, यानी पूरे, क्योंकि एग का सरफेस तो स्फेरिकल है ना, गेंद के जैसा चारों तरफ 3 डायमेंशनली सोचो सरफेस है पूरा, तो वहां पर पूरा सरफेस पर ही नहीं नहीं बल्कि उस सरफेस के उस लोकल एरिया पर जहां पर स्पर्म आया, क्योंकि स्पर्म बहुत छोटा है, एग बड़ा है, तो उस सिर्फ उस पॉइंट पर ही जहां पर वो आया, ठीक है, इस वहीं पर स्पर्म लाइसिन डिजॉल्व द मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द एग इन ए लोकल एरिया, उसी लोकल एरिया में, एंड क्लियर द पाथ फॉर स्पर्म, और वहीं पर डिजॉल्व कर दिया तो वहां पर एक छेद हो गया और एक पाथ क्रिएट हो गया स्पर्म के लिए आगे जाने का, बैरियर ब्रेक हो गया वहां, टू रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। उसके बाद वह जो है वहां से फिर जेली को क्रॉस करेगा, जोना पेलिसुडा को क्रॉस करेगा, एंड देन इट विल रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एग लाइसिन उसमें हेल्प कर लिया। अभी इस पे कंफ्यूज मत होना, एग लाइसिन आया कहां से, एक्रोसोम अंदर से आया, एंटी फर्टिलाइजिन कहां था, ऊपर में था। 3 डायमेंशनली सोचो आप लोग, स्पर्म के सेल के ऊपर था, यानी सपोज करो आदमी के सर के ऊपर बाल है, ठीक है ना, तो ऊपर में था, और लाइसिन कहां है, अंदर में है। तो पहले फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद लाइसिन निकला। तो ये लोअर एनिमल में देखा गया, लेकिन क्या है कि हायर एनिमल्स लाइक इन मैमल्स क्या है, किस तरह का मैकेनिज्म है, द कवरिंग अराउंड द एग इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, आपको तो पता ही है, बता चुके हैं आज ही फिर से, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, एक ही लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स है, लेकिन इनसाइड द फॉलिकल देयर आर 2-3 और मोर लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, लेकिन जब वो बाहर आया एग के साथ कोरोना रेडिएटा में, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, क्योंकि वो सेल्स जो है कुछ डिटैच होके आ गया वहां, एंड दोज सेल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय एन adhesive substance, and that adhesive substance is hyaluronic acid, hyaluronic acid, okay, and this is acidic in nature, and this substance is cementing in nature also, इसकी वजह से पूरा सीमेंट हो गया, एडहेशन हो गया, जाम हो गया, पूरा जोना पेलिसुडा जो है अब आपका जो है इंटैक्ट है। In mammalian, the mammalian sperm produce enzyme hyaluronidase, ये एंजाइम कहां पर था, एक्रोसोम के अंदर। लोअर एनिमल्स में एक्रोसोम के अंदर क्या है, स्पर्म लाइसिन, मैमल के एक्रोसोम में क्या है, hyaluronidase enzyme, and this enzyme dissolves hyaluronic acid which is present in corona radiata and zona pellucida, which dissolves the hyaluronic acid, separates the follicle cells of corona radiata and makes way for the sperm। हो गया इसका काम। फिर जो है साथ ही साथ सी अर्चिन में क्या है, egg jelly is dissolved by acidification of the sea water by carbon dioxide that is produced by the spermatozoa। वहां पर एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म देखा गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ है, egg jelly is dissolved by acidification of sea water by carbon dioxide that is produced by the spermatozoa। स्पर्मेटोजोआ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने से CO2 जो है और सी वाटर का H2O मिलके कार्बोनिक एसिड बना देता है, H2CO3, एंड दैट कार्बोनिक एसिड उसका क्या हुआ, एसिडिफिकेशन हो गया। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वह जो है आपको इसको डिजोल्व कर देता है एक जेली को। तो वहां पर डिफरेंट मैकेनिज्म है सी अर्चिन में। तो वहां पर एक्रोसोम से भी आया नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया। In some mammals like horse, cow and sheep, the eggs lose their corona radiata shortly after ovulation
इनेबलिंग द स्पर्मेटोजोआ टू गेन डायरेक्ट एक्सेस टू जोना पेलिसुडा। अब इस सब में एक हॉर्स काउसिक में ओव्यूलेशन के बाद जोना कोरोना रेडिएटा जो है चला जाता है, तुरंत रिड्यूस हो जाता है। तो क्या हो गया, पूरा एक जो है सिर्फ बाहर जोना पेलिसुडा है, कोरोना रेडिएटा निकल गया, तो स्पर्मेटोजोआ को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया जोना पेलिसुडा का। तो ये दो तीन तरह का मैग्निफिकेशन में एसेंशियली क्या मैकेनिज्म है, ये दो, लोअर एनिमल्स में और हायर एनिमल्स में। लोअर एनिमल्स में क्या देख रहे थे, माइक्रोपाइलस था, माइक्रोपाइलस जब था तो एक मेम्ब्रेन लाइसिन के थ्रू जा रहा था। हायर मैमल्स में हाइलुरोनिडेज के थ्रू स्पर्म का एंट्री हो रहा था। अब important point to be noted here, the acrosome is not able to release sperm lysine or hyaluronidase till it has undergo capacitation और एक्टिवेशन। ये तो बता ही चुके हैं, यानी कैपेसिटेशन नहीं हुआ, यानी अगर एंटी फर्टिलाइजिंग का डीग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा अगर, तो क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वो इंटरेक्शन नहीं हुआ तो एक्रोसोम एक्टिवेशन भी नहीं होगा। ठीक है। अब तो नेक्स्ट स्टेप इज एक्रोसोम रिएक्शन। Activated spermatozoa on reaching the egg plasma membrane undergoes a number of changes in its acrosomal region. स्पर्मेटोजोआ अभी तक कहाँ हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच चुका है, जोना पेलिसुडा को क्रॉस कर गया। क्यों, क्योंकि हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो निकाला उससे कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा को डिजोल्व कर देगा। यहाँ लिखा हुआ है कोरोना रेडिएटा, लेकिन वो जोना पेलिसुडा को भी डिजोल्व करता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है जोना पेलिसुडा में भी होता है। तो या तो एक मेम्ब्रेन लाइसिन इसमें या हायर मैमल्स में हाइलुरोनिडेज। अब स्पर्म ट्रेवल करके कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर गया, जोना पेलिसुडा को क्रॉस कर गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आने के बाद एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब यहां पर क्या है, हमारा स्पर्म जो है फुल्ली एक्टिवेटेड है। ओके, फुल्ली एक्टिवेटेड है क्योंकि वो पूरा ग्लाइकोसाइलेटेड है। The activated spermatozoon on reaching the egg plasma membrane undergoes a changes of, ये बता चुके हैं, all these changes are collectively described under acrosome reaction। ये सारा जो एक्टिविटी है उस सबको एक्रोसोम रिएक्शन बोलते हैं। यानी कौन सा एक्टिविटी, एक्टिवेटेड स्पर्मेटोजोन आफ्टर रीचिंग द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, एंड आफ्टर दिस a series of changes start, and these changes occurs in the acrosomal region. So this is called as, whole process is described under acrosomal reaction. The details of the process are common to many animals and minor differences according to structure. ये सब है। An acrosomal vesicle is present in the sperm head anterior to the nucleus. It is bound by an acrosomal membrane. ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे बाहर, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ओके, इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें, नहीं डबल मेम्ब्रेन नहीं है, एक ही मेम्ब्रेन है, बट इनर जो वाला जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर है, उसको इनर बोलते हैं। आउटर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। अब ये एक्रोसोम है, ये येलो वाला, ओके। इसके बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ पर एक्रोसोम मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, and then acrosomal granules comes out। ग्रेन्यूल कम बाहर आ गया तो पूरा वो जो है ऊपर से पसर जाता है पूरा एग के चारों तरफ।
इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा। समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। Inside the acrosomal vesicle is a large dense acrosomal granule. ये पूरा जो है एक्रोसोमल वेसिकल है। इस एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर एक लार्ज, इसमें स्पष्ट नहीं है इस फिगर में, एक ग्रेन्यूल होता है, एक ही ग्रेन्यूल, बड़ा सा ग्रेन्यूल होता है जो कि डेंस होता है, पूरा लार्ज। वो स्टेन करने पर उसका पूरा कलर आता है। और बाकी बचा साइटोप्लाज्म जो है थीन होता, साइटोप्लाज्म नहीं, एक्रोप्लाज्म जो होता है वो थीन होता है, वो भी ग्रेनुलर है, उसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, बट दे आर थीन, दैट इज थीन। और एक बड़ा लार्ज ग्रेन्यूल होता है, दैट इज थिक। सो ए लार्ज एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर देयर इज ए लार्ज डेंस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल व्हिच इज सराउंडेड बाय फाइन ग्रेनुलर मटेरियल except in the apical region where an apical space lies between the acrosomal granule and acrosomal membrane. ठीक है, उसको तो ये मोटा मोटी जान लो, एक्रोसोम ग्रेन्यूल है इनसाइड द एक्रोसोम, एंड ड्यूरिंग द एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, पहले द डिसोल्यूशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन इन द एपाइकल रीजन। एपाइकल रीजन ये है, एपाइकल रीजन forming an apical pore through which contents of the acrosomal vesicles are passed on to the egg. सिंपल सी बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिसोल्यूशन हुआ, घुला वहां पर, एंड एक्रोसोम घुला वहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन दोनों, और एपाइकल रीजन का जो कंटेंट है वहां पर बाहर आ गया। Sperm is entering in the corona radiata. ओके, कोरोना रेडिएटा में एंटर किया, यहाँ पर, यहाँ स्पर्म लाइसिन रिलीज हुआ कोरोना रेडिएटा में यहाँ पर, एंड दिस स्पर्म लाइसिन इज फर्दर नाउ dissolving the zona pellucida, and in the zona pellucida there is a presence of cementing substance. In mammal it is hyaluronic acid, और hyaluronic acid को डिजोल्व कर देता है फर्दर, जो एक्रोसोम का डेंस ग्रेन्यूल है उसमें जो है आपका hyaluronidase एंजाइम है, that enzyme dissolves the hyaluronic acid in the zona pellucida, that cementing substance, and then it gets the access to the plasma membrane which is present here. Now the plasma membrane is ready for the rupture. Okay. The union of plasma membrane and acrosomal membrane around the margin of the opening. Release of contents of acrosomal vesicle, that is acrosomal granule that contain lytic enzyme needed for the sperm. ये सब इवेंट है, क्या कैस्केड ऑफ इवेंट्स है, समझा दिए हैं, पढ़ लोगे लिख दोगे। क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आ रहा है, यहाँ खुल रहा है, रिलीज हो रहा है, सीमेंटिंग सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है, देन इट इज पेनिट्रेटिंग। That is the acrosomal granule that contain lytic enzyme needed for the sperm penetration. तो इसका क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है यहाँ पर। अब now after the release क्या होगा, deepening of the shallow depression of the acrosomal membrane. Okay, deepening होगा depression का, close to the nucleus, and the formation of acrosomal tubule in the form of projection from the inner surface of the acrosomal membrane. यहाँ पर स्पष्ट नहीं है फिगर में, एक एक्रोसोमल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, बट मैमल में नहीं होता है एक्रोसोमल ट्यूब का फॉर्मेशन। एक्रोसोमल ट्यूब का फॉर्मेशन इनवर्टिब्रेट्स में होता है, इसलिए ये नहीं भी लिखोगे तुम लोग आंसर में तो चलेगा, एक्रोसोमल फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब। सीधा यहाँ के बाद रिलीज ऑफ कंटेंट्स ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल्स के बाद ये पॉइंट को आप लोग छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का भी लिख दोगे तो चल जाएगा।
ठीक है। द लेंथ, ये भी इन्वर्टिब्रेट में होता है। द लेंथिंग ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बाय द इवर्जन ऑफ द रिमेनिंग एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एंड इट्स एडिशन टू द ट्यूब्यूल एट इट्स बेस। मोर और लेस ऐसा ही मैकेनिज्म होता है मैमल में भी। द लेंथनिंग ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल by the eversion of the remaining of the acrosome membrane and its addition to the tubule at its base। जैसे मौजा, समझो कि आप नहीं समझ पाओगे ये लाइन, तो समझो मौजा पहनते हो तो अगर टाइट मौजा रहता है तो कभी कभी जल्दीबाजी में खोलते हो तो उल्टा खुलता है। तो ये एक तरह से क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक्रोसोमल ग्रैन्यूल है, वो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, और उस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर भी बोर्ड रहता तो समझा देते। एक्रोसोमल ग्रैन्यूल के ऊपर भी एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर एक्रोसोमल इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आउटोसोमल एक्रोसोमल आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है, एंड उसके ऊपर जो है आपका सेल मेम्ब्रेन है स्पर्म का। तो जब ये कंटेंट को उलटता है उसके ऊपर, एग के ऊपर, तो ये जो है जैसे मौजा उल्टा होता है ना, उसी तरह से ये उल्टा होकर के आपका इवर्जन टेक्निक से, इवर्जन ऑफ द रिमेनिंग एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एग के ऊपर ये स्प्रेड आउट हो जाता है एंड इट्स एडिशन टू द ट्यूब्यूल एट इट्स बेस। समझ लो ऐसे होता है। ओके, लिबरेशन ऑफ, समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम में आएगा तो ये वाला फिगर बनाओगे, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, डिजॉल्व कर रहा है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और उसके बाद यहाँ पर इवर्जन हो गया, और ये वाला फिगर भी बनाओगे दोनों। अब क्या हुआ, लिबरेशन ऑफ द कंटेंट। जब इवर्जन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, लिबरेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द एक्रोसोमल ट्यूब्यूल। एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जो फॉर्म हुआ था उसका कंटेंट सब बाहर आ गया। पेनिट्रेशन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल ग्रेजुअली थ्रू द एग डेवलप्स टू रीच द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पेनिट्रेट कर गया एक्रोसोमल ट्यूब्यूल ग्रेजुअली एग मेम्ब्रेन में, उसके बाद फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेशन ऑफ एग स्टार्ट। ओके, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन भी है इसमें। इन एनिमल्स whose eggs have a thick jelly coat, the acrosomal tubule is very long and thin and helps to penetrate through the jelly coat as in sea urchin। मतलब जिसके एग के ऊपर जितना मोटा कोट होगा, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन भी उतना मोटा होगा, लंबा होगा, है कि नहीं? एग के ऊपर ये वाला लेयर जो है, यहां से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हुआ। एरो दिख रहा है आपको? एरो दिख रहा है? yes, sir. अगर दिस रीजन इज थिक, तो क्या होगा, आपका जो ट्यूब्यूल फॉर्मेशन हो रहा है एक यहाँ पर एक्रोसोम का ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से कंटेंट जो है एक्रोसोम का वो आना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और साथ में वो डिजोल्व भी करते जाएगा। तो ये ट्यूब्यूल फॉर्मेशन होते जाता है और यहाँ से एक्रोसोम का कंटेंट भी बाहर निकलते गया, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन होते गया, और जहां से जैसे समझ पिचकारी जैसा है, एक बूंद निकला, फिर यहाँ पर डिजोल्व हो गया, छेद हो गया, यहाँ से फिर गड्ढा हो गया, फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा निकला, फिर आगे बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा निकलते गया, आगे बढ़ते गया। तो वो ट्यूब्यूल